प्रायद्वीपीय भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनकी चर्चा करूंगा। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियां बह रही हैं वो कौन पूरब की तरफ जाके गिरती हैं, कौन पश्चिम की तरफ आके गिरती हैं। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उनके बारे में देखते हैं, कौन कौन सी रिवर हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग है, पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियां हैं या अपने वाटर को लाकर, जल को लाकर पश्चिम की तरफ डिस्चार्ज करती हैं, गिराती हैं। तो इनमें ये साबरमती, फिर ये है माही रिवर है, और ये फेमस जो है नर्मदा, और नीचे ये तापी रिवर है। ये सारी जो है फेमस रिवर है, वो अपने जल को पश्चिम में ले आकर डिस्चार्ज करती हैं, गिराती हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हम नर्मदा रिवर की, नर्मदा को पहले नर्मदा भी बोला जाता था, और नर्मदा जो रिवर है ये अमरकंटक, यहाँ अमरकंटक प्लेटू है, और अमरकंटक से सोन भी निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा भी निकलती है, यहाँ से निकलती है। और ये खंभात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभात में आकर मिलती है, अपने वाटर को डिस्चार्ज करती। गल्फ ऑफ खंभात के पास में एक जगह है भरूच, भरूच नियर भरूच, भरूच के पास ये जाकर गल्फ ऑफ खंभात में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और नर्मदा जो रिवर है ये आप देखेंगे तो एक रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नॉर्थ की तरफ विंध्य माउंटेन रेंज है, और साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ इसके, यहाँ जब दक्षिण की तरफ आप देख रहे हो तो यहाँ पर सतपुड़ा और ऊपर विंध्य, तो ये विंध्य रेंज और नीचे जो है ये सतपुड़ा रेंज है, इसके मिड में ये फ्लो करती हैं। और यह जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। और इस पे एक बहुत फेमस जो है वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। और यह नदी जो है डेल्टा की जगह एस्चुअरी बनाती है, ना कि डेल्टा। अब इसके बाद दामोदर नदी, तो दामोदर रिवर जो ओरिजिन हो रही है, ओरिजिनेट होती है, ये छोटा नागपुर प्लेटू से, छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अपने वाटर को वेस्ट ऑफ बंगाल में जाकर डिस्चार्ज कर देती, गिरा देती है। और इसकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरी हैं जो सहायक नदी हैं, और उसमें है बराक है, जमुनिया है, साली है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर घाटी है, दामोदर पर एक दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना, और जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये यूएसए की टेनेसी जो रिवर है, टेनेसी, वहाँ पर भी वैली प्रोजेक्ट बना है। उसी के आधार पर या उसी का मिलता जुलता मॉडल है जो इंडिया में भी दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाई गई, इसी टेनेसी को बेस मानकर। और इस क्षेत्र में पहले दामोदर का जो एरिया होता था, जहाँ ये फ्लो करती थी, उस क्षेत्र में विशेष तौर से बंगाल में बाढ़ आती थी, तो इसे जो है बंगाल के शारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, बंगाल के शोक के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन अब जो है ऐसी स्थिति नहीं है, कंट्रोल कर इसके प्रोजेक्ट के बनने के बाद, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनने के बाद वहाँ का फ्लड जो आता था, इसकी वजह से उसे कंट्रोल कर लिया गया। और इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से स्टील इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और कंपेयर अगर किया जाए धारवाड़ प्लेटू की तुलना में। और एक जो है बैतरणी रिवर है, और ये बैतरणी रिवर आप उड़ीसा वाला रीजन देखें, उड़ीसा में ये फ्लो करती है और गर्जत माउंटेन हिल से निकलती हैं। इसके बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी काफ़ी फेमस रिवर है, तो ब्राह्मणी रिवर, ये ब्राह्मणी, ब्राह्मणी जो जब साउथ कोयल और शंख रिवर जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तब इसका नाम ब्राह्मणी पड़ता है। इसके बाद महानदी रिवर, तो महानदी ये जो है
दंडकारण्य प्लेटू से निकलती है, दंडकारण्य प्लेटू से निकल रही है। और शिवनाथ, हसदो, मन, तेल, जोग ये इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी है। महानदी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है। के बाद एक रुसकुलय नदी, रुसकुलय नदी यहाँ आप उड़ीसा आप देख रहे हैं, उड़ीसा में ये, और इसका जो ओरिजिन होती है नयागढ़, यहाँ माउंटेन रेंज है, नयागढ़ से इसकी ओरिजिन होती है। और इसके जो मुहाना है, जो गंजम इसका जो क्षेत्र है, गंजम डिस्ट्रिक्ट वाला, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट इसका मुहाना है रुसकुलय का। तो गंजम का जो कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो कछुए अंडे अपने सेते हैं, उसके लिए वो विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध है मतलब दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुओं के अंडे सेने के लिए ये प्लेस है। और यहाँ पर जब ये अंडे सेते हैं कछुए, तो मानव को आने नहीं दिया जाता, अर्थात मानव के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है। और जब रात का टाइम होता है तो लाइट भी यहाँ से ऑफ कर दी जाती है। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी को वैसे इंडियन पेनिनसुला की सबसे बड़ी नदी है ये, और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है इसकी ओरिजिन वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन पर्वत है या रेंज है, वहाँ से नियर नासिक के पास निकलती है। बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ले जाकर ये डिस्चार्ज करती है या गिराती है, पानी को गिराती है। इसकी जो फेमस कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जो ट्रिब्यूटरीज में है, पेनगंगा है, वर्धा है, बेनगंगा। अब पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा जब आपस में तीनों मिलती हैं तो इसे पणहिता के नाम से जाना जाता है। और इंद्रावती, सवारी और फिलेरू ये भी इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरी है एक मंजरा, मंजरा आप देखें यहाँ से, ये मंजरा रिवर है, ये इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद कृष्णा रिवर, कृष्णा जो है महाबलेश्वर के पास से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर अपने पानी को गिराती है। इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है भीमा है, मूसी है। इसकी जो आप यहाँ देख रहे हैं भीमा रिवर है और इधर जो है मूसी, ये दो इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी हैं। और जो लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है वो है घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है, कोयना है। ये इसकी जो है राइट साइड की ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद पेन्नेरू, पेन्नेरू रिवर यहाँ पर एक नंदी हिल्स है बंगलेरू के पास, यहाँ से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है कुंदरू है, चित्रावती है, पापाघानी है, पापाघानी। कावेरी नदी, कावेरी जो है ताल कावेरी से इसकी ओरिजिन होती है। ये कावेरी रिवर, ये यहाँ पर ताल कावेरी से इसकी ओरिजिन हो रही है। ताल कावेरी से ओरिजिन होकर ये बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को लाकर डिस्चार्ज करे गिरा रही है। और इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरी हैं शिमसा है, हेमवती है, कबानी है, भवानी है, नोइल है, अमरावती है। ये इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, यही इधर की एकमात्र नदी है जो सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जाते हुए मानसून से भी वर्षा यहाँ होती है, अर्थात साउथ वेस्ट मानसून से, और आते हुए नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून होता है उससे भी वर्षा होती है इस रीजन में। बैगाई नदी, बैगाई रिवर से आप ये देखें बैगाई रिवर, और ये जो है वहाँ पर वरुण संड हिल है, यहाँ से निकलती, वरुण संड हिल से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। कभी कभी ये विजुअल होती है, कभी कभी ये विजुअल नहीं होती है। और जब शुष्क सीजन होता है तो ये दिखाई नहीं देती है, मतलब यह नदी ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहती है, अर्थात बहुत कम मात्रा में इसमें पानी रहता है। अब एक जो रिवर से रिलेटेड एक मुद्दा है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो सबसे पहले इस मुद्दे की शुरुआत की गई थी 19वीं सेंचुरी में एक आर्थर कॉटन
हैं, इनके द्वारा इसकी चर्चा की गई, इंजीनियर थे। इन्होंने कहा था कि जो इंटरलिंकिंग की जाए कि को नदियों का मेन पर्पज ये था कि जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं, जो उनके एक्सेस वाटर है उसको साउथ इंडिया की तरफ भेज दिया जाए। ये इनका मेन मोटो था कि जो नॉर्थ इंडिया के एक्सेस वाटर, अधिक पानी है, उसको साउथ इंडिया की नदियों की तरफ। और फिर 19वीं सेंचुरी के बाद फिर 1960 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो जल संसाधन मंत्रालय है, तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, के.एल. राव ने जब कमेटी गठित की, इन्होंने रिकमेंड किया कि इसलिए कि गंगा और कावेरी को आपस में जोड़ दिया जाए, गंगा और कावेरी को आपस में जोड़ा जाए। फिर 1978 में दिनेश वे जे दस्तूर, इनकी कमेटी, इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि गारलैंड कैनाल प्रोजेक्ट की बात की। इन्होंने गारलैंड कैनाल प्रोजेक्ट की बात की। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी पहले नॉर्थ की रिवर हैं और साउथ की रिवर हैं, इन सारे को पहले कैनाल के माध्यम से इनको आपस में जोड़ो, फिर जाकर जब ये आपस में कैनाल से जुड़ जाए, उसके बाद नॉर्थ वाली रिवर को साउथ वाली रिवर के साथ जोड़ दो। और जो इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र का एक्सेस वाटर है, इसको 14 कैनाल के माध्यम से या 14 कैनाल को प्रयोग करने के लिए इन्हें दिया जाए। और प्रायद्वीपीय नदियों को 16 कैनाल से जोड़ना है, ठीक। अब यदि ये इस तरह से नॉर्थ और साउथ की रिवर आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये जो है विश्व का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरबेसिन होगा, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर नदी बेसिन होगा जो आर्टिफिशियल फॉर्म में बनाए गए हैं। बट लेकिन इसको बनने में इतना इजी भी नहीं है, कम से कम 50 to 100 ईयर्स लग जाएंगे इसे बनने में। और जब इसे बनाने के लिए बहुत सारे कैनाल, बहुत सारे डैम बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी वो जो है 35 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होगी। के बाद इसका बन जाने पे क्या लाभ होगा? अगर ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, फाइन बन जाता है फॉर्म में, तो सबसे पहले देखो इधर आपका ड्राट और इधर फ्लड आ रहा है, बाढ़ और जो सूखा की समस्या है, जिन जिन क्षेत्रों में आ रहे हैं बाढ़ सूखा, वो समस्या खत्म हो जाएगी। और साथ में जैसे जैसे इरिगेशन सिस्टम बढ़ेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कृषि बढ़े, काम बढ़ेगा क्षेत्र में, और इससे क्या एम्प्लॉयमेंट और जो है ग्रेन प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो बेरोजगारी, भुखमरी दोनों दूर होगी। लेकिन और हाँ, ड्रिंकिंग वाटर की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और चैलेंजेस देखो, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। अब देखो मेन चीज़ तो पहला चैलेंज ये है कि नॉर्दर्न जो इंडिया की रिवर है, मतलब उत्तरी भारत की नदियाँ जो हैं, उनमें पानी सरप्लस कब होता है? मानसून सीजन में। मानसून सीजन में जब पानी सरप्लस होता है तो उस टाइम पर जो साउथ इंडियन नदियाँ हैं उनमें भी पानी सरप्लस होता है। तो वैसे स्थिति में तो साउथ इंडियन जो नदियाँ हैं उनको तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, दक्षिणी भारत की नदियों को भी ज़रूरत नहीं है। उसी टाइम साउथ वेस्ट मानसून होता है। तो जब दूसरी बार कंडीशन आती है, जब शुष्क सीजन होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून कंडीशन ख़त्म हो चुकी रहती है, तो जब साउथ वेस्ट मानसून समाप्त हो चुका रहता है, तो उस टाइम पर जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है उनमें भी सरप्लस पानी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं होता है। तो इसलिए जब उनके पास सफिशिएंट पानी नहीं होगा सरप्लस के रूप में, तो इनको कैसे भेजेंगे? दूसरे, इसे बनाने के लिए डैम, कैनाल बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाना होगा, और यह कार्य इतना आसान नहीं होगा, और यह इको फ्रेंडली भी नहीं है, मतलब जो पारिस्थिति है उसके अनुकूल भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, जो भूभौतिकी संरचना है यहाँ की, जियोफिजियोग्राफी जो है यहाँ की है, वो बहुत आसान नहीं। विशेष तौर से साउथ इंडिया की बात किया जाए
तो उसको काट कर या वहाँ पर नहर बनाना, वहाँ पर डैम बनाना बहुत इजी काम नहीं है। कंपेयर यदि किया जाए तो नॉर्थ इंडिया से, उत्तरी भारत में क्योंकि वो प्लेन रीजन है, वहाँ इजी वे में बन जाएगा, लेकिन इधर नहीं। जब ये बन भी गया तो उसके बाद एक जो दूसरी समस्या सबसे बड़ी हो गई कि पानी को ये पंपिंग करके ही एक एरिया से दूसरे एरिया में ले आएंगे, तो एक वहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। और इसके बाद एक जो सबसे बड़ा एक इशू रहता है नेशनल, इंटरनेशनल और इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट बना रहता है रिवर को लेकर, वह भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर इस तरह से कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत को काफ़ी हद तक फ़ायदा होने की संभावना बनती है, क्योंकि इससे जो है बहुत बड़ा क्षेत्र जो हमारा रेन शैडो रीजन है, जहाँ पर कृषि नहीं हो पा रही, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कृषि हम कर पाएंगे। तो इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह से भूखमरी और बेरोजगारी की समस्याओं से हम दूर हो पाएंगे।